हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। तो आपको जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है या आपके आसपास जो भी है, जैसे आपके सामने मोबाइल है तो मोबाइल एक मैटर है, बुक है आपके पास वो भी एक मैटर है, पेन आपके हाथ में वो भी एक मैटर है, इवन आपके रूम के अंदर टेबल फैन या सीलिंग फैन है वो भी मैटर है, बेड है, चेयर है, टेबल है, ये सब के सब मैटर है। तो मैटर जो भी होगा, इवन आप जो सुबह से लेके शाम तक व्हाट आर यू डूइंग, डेली एक्टिविटीज, द डेली एक्टिविटीज में क्या होगा, जैसे आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो इनटेक ऑफ वाटर, तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। आप 24 आवर्स एयर इनटेक करते हैं, जो आप ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में एयर लेते हैं, तो एयर क्या है, एयर भी मैटर है। उसके बाद हमारी बॉडी के डेवलप के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी ग्रो करती है या बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो मेंटेन करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है, कहाँ से मिलेगी एनर्जी, फूड से मिलेगी, तो फूड इज ऑल्सो अ मैटर। तो मैटर के लिए दो चीज़ें उठती हैं, जैसे आपके सामने सपोज बुक रखिए, बुक का आगे एग्जाम्पल लेते हैं, तो बुक का कोई मास होगा ना, आपकी बुक हो सकता है 200 ग्राम होगी, 250 ग्राम होगी, आपका अपना कुछ मास होगा। या आप मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं, सपोज आप राइस लेके आते हैं 2 kg या व्हीट फ्लोर लेके आते हैं 10 kg, तो ये केजी या ग्राम यानी किलोग्राम या ग्राम क्या है, ये मास है। आपका अपना भी कुछ मास होगा, 10 kg 20 kg, ये भी मास होता है। दूसरी चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब एक बुक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना, वो उसका वॉल्यूम होगा। वैसे ही हम कहीं बैठेंगे तो हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो मैटर वही होगा जिसके अंदर मास एंड वॉल्यूम दोनों चीजें जहां पे होंगी, उसको क्या बोलेंगे, मैटर। तो एवरीथिंग विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी हर एक ऐसी चीज जिसका मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे मैटर। उसे मैंने आपको बताया था, एयर जो हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में, वाटर जो हम पानी पीते हैं, फूड जो हम खाते हैं, स्टोन जो हमें कहीं ना कहीं रोड पे दिखाई देते हैं चारों तरफ, क्लाउड्स जो स्काई में दिखाई देते हैं, स्टार्स जो तारे हमें दिखाई देते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, और प्लैनेट्स जो है, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है वैसे दूसरे प्लैनेट है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्स की चीज़ें जो होती हैं, इन सबको आप बोल देते हैं मैटर। तो ये तो हो गया मैटर, यानी ऐसी चीज़ एवरीथिंग विच इज मास एंड वॉल्यूम इज नॉन एज मैटर। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है पंच तत्व। पंच मीन्स 5, संस्कृत का वर्ड है पंच, और तत्व मीन्स एलिमेंट। तो संस्कृत में बोला है पंच तत्व क्योंकि इंडियन फिलोसफर, जो इंडियन हमारे जो नॉवेल्स लिखे हुए हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, वेदास हैं, उनके अंदर जो संस्कृत में लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें पंचतत्व लिखा हुआ है। पंचतत्व का जो मीनिंग होगा वो होगा 5 एलिमेंट्स, यानी यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे हमारी बॉडी है वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। आफ्टर डेथ आवर बॉडी विल अगेन कन्वर्टेड इन 5 एलिमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है वो है एयर, हवा, वाटर पानी, फायर आग, अर्थ पृथ्वी, स्काई आसमान। ये 5 चीज़ें हैं। आफ्टर डेथ फिर से हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स में जाके मिल जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो आएगा व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तब तो आपको पॉइंट नंबर 1 2 लिखना है, अभी मैंने डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तब आपको ये पॉइंट नंबर 1 एंड 2 लिखना है। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स की क्या विशेषता है, तो ये मैंने 5 पॉइंट दिए जो भी आपको मैं समझाऊंगा, ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। पहले आपको बता देता हूँ कि मैटर जो होता है वो आपने अभी डिफाइन किया था मैंने, कि जिसका मास होता है या फिर जो वॉल्यूम और मास दोनों जिसके पास होती है वो मैटर होता है। तो जैसे एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये वाटर यहाँ तक इसमें फिल है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है वाटर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा है, पार्टिकल दिख रहे हैं छोटे छोटे, यानी कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल से मिलके बनेगा, एक सिंगल पार्टिकल कभी नहीं होता। जैसे वाटर उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वुड है, स्टोन है, उनके भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, गैस है उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो देख रहे हैं आप, अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस पार्टिकल होंगे। तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस जैसे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको गिवन है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूव कैसे करेंगे? ये तो ठीक है, चलो पार्टिकल छोटे छोटे हैं, उन्हें मिला के मैटर बन गया, साइज भी इनका बहुत छोटा है और इनके बीच में स्पेस भी है, लेकिन मूव कैसे करेंगे सर? तो मूव करने का क्या है इनका, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक वाटर 1 लीटर वाटर आप बीकर में लें और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट जो आपकी लेबोरेटरी के अंदर स्कूल में मिल जाएगी वो आप डाल दें, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, या फिर आप सॉल्ट पाउडर ले सकते हैं, उसको 1 गिलास पानी में डालें, या फिर आप इनो ले सकते हैं। इनो को 1 गिलास पानी में डालते हैं और आप देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली मिक्स हो जाती है, इंस्टेंटली उसके अंदर मिक्स हो जाती है इनो। तो मिक्स कैसे? क्योंकि पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा था जिसकी वजह से वो मिक्स हो गई। उसी तरह एयर के अंदर आप रूम के अंदर एक परफ्यूम की बोतल को प्रेस करते हैं एक कॉर्नर में और कुछ टाइम बाद आप देखें तो पूरे रूम के एवरी कॉर्नर एंड एवरी पॉइंट इन द रूम यू विल फील द स्मेल ऑफ दैट परफ्यूम, यानी परफ्यूम की खुशबू आपको पूरे रूम में हर जगह मिलेगी। तो वो खुशबू कहाँ से आई? क्योंकि पार्टिकल्स जो थे वो मूव कर रहे थे और पूरी एयर के अंदर मिक्स हो गए। लेकिन वुड में कैसे होगा सर? तो वुड के पार्टिकल जो होते हैं वो भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट ऐसा नहीं कि यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा और यहाँ वाला इधर आएगा, वो सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वे वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, ना कि मूवमेंट होता है सॉलिड के अंदर। वो सॉलिड लिक्विड गैस आप बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर के पार्टिकल्स की बात। उसके बाद फिर पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में जिसकी वजह से अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सॉलिड जैसे स्टोन है उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, वुड को भी पीसेस में तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से तो एक बाल्टी में से एक मग वाटर आप बाहर निकाल सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि स्टोन में से एक छोटा स्टोन का पीस एक बड़े स्टोन से आप इजीली निकाल लें, उसको ब्रेक करने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये 5 पॉइंट थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आता है, तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आता है तो सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। स्टूडेंट्स, इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप कंटिन्यूसली मूविंग, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आपको बताया था मैंने, उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 था, जिसमें था नंबर पॉइंट 4 में था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर पार्टिकल्स, ये वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर फिल है, तो ये वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे? इनके अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब होगा कि ये जो पार्टिकल है ये वॉल से टकराएगा, वॉल से टकरा के बाउंस होकर इधर जाएगा, यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई होगा, स्पेस ब्लैंक हुआ तो उसमें ये आएगा, इधर से ये इधर आएगा, इधर से ये इधर मूवमेंट करेगा, ये वाला इधर नीचे मूवमेंट करके बाउंस होगा ऊपर जाएगा। तो इस तरह कंटिन्यूसली आपस में मूवमेंट करते रहते हैं पार्टिकल्स, और मूवमेंट करके एक एनर्जी जनरेट होती है, या मूवमेंट करने के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो कोई भी पार्टिकल्स होगा मैटर का, उसके अंदर एक एनर्जी होगा जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से मूवमेंट करेगा। इसके बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जब इंटरमिक्सिंग करते हैं, व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ particles of matter are continuously moving, it is known as diffusion. Intermixing of particles of 2 different type of matter, यानी 2 different type के matter के particles जब intermixing करते हैं, आपस में mix होते हैं, ये एक मेन वर्ड है इसमें, on their own, OWN on। on का मतलब खुद से mix होते हैं, उन्हें mix करना नहीं है, इसको बोलेंगे diffusion। इसका एग्जाम्पल, जैसे परफ्यूम की बोतल को आपने प्रेस किया एक कॉर्नर में रूम में,
और कुछ देर बाद क्या होगा, पूरे रूम के हर कोने में, हर जगह आपको परफ्यूम की स्मेल आती है। तो ये जो परफ्यूम की स्मेल आ रही है ये कहाँ से आई, जबकि आपने तो एक ही कॉर्नर में प्रेस किया था परफ्यूम को, पूरे रूम में कैसे फैले हो? तो ये इंटरमिक्सिंग हुआ एयर का और परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे उनका इंटरमिक्सिंग हुआ। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। और मिक्सिंग आपने खुद से नहीं किया, ऐसा नहीं, मिक्सिंग करने के लिए आपको फैन ऑन करना पड़ेगा या आपको हाथों से मिक्स करनी होगी। ये खुद ही मिक्स हो जाती है दो पार्टिकल, दो डिफरेंट टाइप के, इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एक ही एग्जाम्पल में ये दोनों टॉपिक कवर होंगे कि जब किसी पड़ोसी के घर में, नेबर की किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल हमारे घर तक कैसे आ जाती है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस होते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यों हुआ? क्योंकि फूड जब बनता है किचन में तो उसे गर्म करना होता है। गर्म करने का मतलब उसका टेम्परेचर राइज हो गया, और जब उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई पार्टिकल्स की, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गया। इसमें आप नोट कर सकते हैं, नोट आप लिख सकते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी increased by rising of temperature। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो फूड वहां बन रहा था नेबर की किचन में, पड़ोसी की किचन में, उस फूड के जो पार्टिकल्स थे जो एयर के अंदर मिक्स हो गए, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, बिकॉज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स व्हेन दे मिक्स बाय देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे, यानी गर्म फूड की खुशबू दूर तक कैसे चली जाती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे। ये इसका आंसर होगा। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें सबसे पहले दिया चेयर। तो मैटर का मैंने बताया था कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, यानी वॉल्यूम हो, और जिसका मास हो उसे मैटर बोलते हैं। तो चेयर आपको दिखती है सामने रखी हुई, मास भी होता है, स्पेस भी होता है, तो चेयर मैटर होगा कि नहीं? यस। एयर, हवा, एयर भी एक मैटर है, हमें दिखती तो है नहीं, लेकिन अगर बैलून के अंदर आप भरे उसे तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, बैलून को फुला देती है वो, इसका मतलब उसका वॉल्यूम है। और मास भी है उसका। मास कैसे है? जैसे गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर वेट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे गैस खत्म होती चली जाती है, उसका वेट कम होता चला जाता है। उसके बाद है लव। तो लव इज ओनली अ फीलिंग। किसी ने देखा है क्या लव? व्हाट इज लव? देखा किसी ने नहीं है, सिर्फ हम उसे फील करते हैं, तो दैट इज नॉट अ मैटर। इसके बाद स्मेल का मतलब खुशबू। तो खुशबू कहाँ से आएगी? जैसे परफ्यूम की बोतल की खुशबू आती है, या कोई अच्छा फूड होगा उसकी खुशबू आएगी, या फिर किसी फ्रूट की भी स्मेल आती है हमें। तो जो भी गर्म फूड है या फिर फ्रूट है, उसकी जो स्मेल आई एक्चुअली में उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर के अंदर मिक्स हुए, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स यानी डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से स्मेल आई। तो स्मेल भी एक मैटर है। हेट, जैसे लव था वैसी हेट, नफरत। तो नफरत किसी ने देखा नहीं कैसे कलर की है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो ये भी मैटर नहीं है। आलमंड्स यानी बादाम, ये दो मैटर है। थॉट का मतलब सोच। थॉट आप अपने माइंड के अंदर सोचते रहते हैं, कुछ बनना है आपको, उसके बारे में आप सोचते हैं। शाम को आपको खेलने जाना है, वहाँ किस फ्रेंड से मिलना है, ये सोचते हैं आप। किसी मूवी को देखने के बाद काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं आप। अपने करियर के बारे में सोचते हैं आप, कुछ प्लानिंग्स करते हैं उसके बारे में आप सोचते हैं। लेकिन सोच जो होती है उसका मास या उसका स्पेस या उसका वॉल्यूम, वो कभी किसी ने नहीं देखा है। तो थॉट इज नॉट अ मैटर। कोल्ड एक वर्ड है, दूसरा है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो हम सभी देखते हैं, वाटर में रखी होती है, लिक्विड होती है, तो ये तो हो गया मैटर। लेकिन कोल्ड, जैसे लव है, हेट है, थॉट है, वैसी कोल्ड हमें ठंड लगने लग जाती है तो कोल्ड बोल देते हैं। लेकिन देखा है क्या कोल्ड है कैसी, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है? नहीं है। तो कोल्ड इज नॉट अ मैटर। कोल्ड ड्रिंक तो हो गया मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम,
तो स्मेल तो अभी यहाँ स्मेल था, वही स्मेल अब परफ्यूम है, ये भी मैटर होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपके सिलेबस के अंदर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 3 तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए एक ही टेबल बना के मैं उसमें आपको तीनों को समझा देता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या है। तो इसको हम शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, फिलिंग अ कंटेनर, इन टॉपिक के अगेंस्ट में समझा देता हूँ आपको। शेप, शेप का मतलब शेप, सॉलिड की शेप, लिक्विड की शेप, गैस की शेप। सॉलिड जैसे मार्कर है मेरे हाथ में तो इसकी शेप फिक्स है, आज भी इसी शेप में यहाँ मैंने रख दिया है, कल फिर उठाऊंगा यही शेप मिलेगी मुझे। कहीं भी रखता हूँ, टेबल के ऊपर रखता हूँ, चाहे मैं अपनी पॉकेट में रखता हूँ या ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखता हूँ या टेबल टॉप पे रखता हूँ, हर जगह इसकी शेप ये फिक्स रहेगी। तो सॉलिड जो होता है उसकी शेप होती है फिक्स। अब लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का मतलब आपने 1 लीटर वाटर लिया, 1 ग्लास या 1 लीटर पानी आपने लिया, उसको अगर आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 लीटर पानी की बोतल में उस पानी को डालें आप, बोतल की शेप में हो गया। एक बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर आपने उसे डाल दिया तो बकेट की शेप में हो जाएगा वो। किसी और बर्तन में डाल दे तो उसकी शेप में हो गया। इसका मतलब नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप। वैसे ही लिक्विड की तरह गैस, गैस को भी आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नॉट फिक्स शेप। यानी आप परफ्यूम बॉटल की शेप में हो जाएगा, या फिर आप बैलून में भरते हैं बैलून की शेप में हो जाएगी, या बैलून की तरफ फूल के उसकी शेप कन्वर्ट कर लेगा, या गैस सिलेंडर में रखते हैं तो उसकी शेप हो जाती है। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट या जो भी साइड्स हैं वो सब। जैसे एक बॉल है वो स्फेयर शेप में होती है, ये मार्कर है ये सिलेंडर शेप में है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड जो होता है, जैसे 1 लीटर आपने वाटर लिया, शेप तो उसकी चेंज हो जाएगी बट स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। बाल्टी के अंदर भरे 1 लीटर पानी को तो सिर्फ बॉटम में रह जाएगा, बड़ी बाल्टी। छोटे से 1 लीटर वाले किसी पॉट में रखते हैं या 1 लीटर की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आपने भरा तो पूरी बोतल भर जाएगी। और अगर बड़े बर्तन में भरते हैं तो पूरा नहीं भरेगा 1 लीटर से, बस नीचे बॉटम में रह जाएगा। इसका मतलब फिक्स है इसका। लेकिन गैस के लिए क्या होता है? गैस हमेशा किसी भी कंटेनर को फुल्ली फिल करता है। जैसे आप परफ्यूम बॉटल है या गैस सिलेंडर है, या फिर एक परफ्यूम बॉटल को आपने उसके अंदर 100 ml सपोज परफ्यूम था, आपने प्रेस एक बार किया तो 5 ml या 2 ml बाहर निकला, लेकिन पूरे रूम में भर जाएगा वो। तो इसका मतलब इसका फिक्स शेप नहीं है, नॉट फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता इसका। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब इसे प्रेस करना, यानी ऐसे मैं प्रेस करके देखूं इसे ऐसे, तो ये प्रेस नहीं हो रहा है बिकॉज ये हार्ड सॉलिड है। सॉफ्ट सॉलिड होता है थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं रबर वगैरह को, तो सॉलिड जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड, पानी, पानी एक बैलून में भरे या पानी प्लास्टिक बॉटल में भरे, उसे थोड़ा सा प्रेस करें आप, हल्का सा प्रेस हो जाएगा, ज़्यादा तो प्रेस होगा नहीं। गैसेस, गैसेस को आप ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। गैसेस टायरों में भरी होती है, ट्रक के टायर, साइकिल टायर, बाइक टायर वगैरह में। तो ये कंप्रेसिबिलिटी इसकी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब नहीं के बराबर। इसमें लेस कंप्रेसिबिलिटी, इसमें मोर कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस। तो सॉलिड जैसे स्टोन है बहुत हार्ड होता है, वुड भी बहुत हार्ड होती है, आयरन भी बहुत हार्ड होता है, तो रिजिडिटी इसकी हाई होगी, हाई रिजिड। ये होगा लिक्विड जो होता है वो सॉलिड से कम रिजिड होता है, तो लेस रिजिड। और ये होगा लेसर या नेग्लिजिबल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो गैस होती है वो रिजिड हार्डनेस उसकी होती है, तो आप इसे नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। इसके बाद होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो करना। तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड आपने बुक जहाँ रखती है वहीं रखी मिलेगी आपको, एक स्टोन जहाँ रख दिया वहीं रखा मिलेगा, एक चेयर आप घर में जहाँ रख देते हैं वहीं रखी हुई होती है, बेड आपके घर में जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा, सोफा जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा। यानी ये फ्लूइड नहीं करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, तो ये फ्लूइडिटी इसके अंदर नो। लिक्विड का मतलब पानी या दूध गिर जाए ग्लास से या बॉटल से, तो जिधर भी स्लोप होगा, ढलान होगा, उस तरफ को अपना फ्लो करना शुरू कर देता है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जाता है, तो इसके अंदर फ्लूइडिटी यस।
और तीसरा जो गैस है, गैस के अंदर भी फ्लूइडिटी होती है, लेकिन स्लोप की डायरेक्शन में नहीं होगी, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा गैसेस। जैसे साइकिल के अंदर या बैलून के अंदर एयर फिल कर देते हैं और साइकिल में पंचर हुआ जहाँ भी वहीं से एयर फिल करेगी। ऐसा नहीं कि टायर को घुमा के पंचर वाला छेद आप ऊपर ले आएंगे तो फिर हवा नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं होगा, फिर भी एयर निकलेगी। बैलून के अंदर भी एक पिन चुबा के छोटा सा छेद कर दिया तो उससे हवा निकलेगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर हो या किसी भी साइड में हो। तो इसके अंदर फ्लूइडिटी यस। आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन स्लोप और इसमें लिख सकते हैं इन एवरी डायरेक्शन। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया था कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं ज़्यादा, वो सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस। लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो होती है, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, बट ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट नहीं करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होगी यानी मीडियम होगी, मीडियम लिख सकते हैं आप इसे। और गैसेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी मूवमेंट उसका तो हर एक डायरेक्शन में होता है, बहुत फास्ट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई। यानी एक परफ्यूम की बॉटल स्प्रे करें पूरे रूम में जल्दी से खुशबू आ जाती है, तो वेरी हाई हो गया। इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी होता है, वैसे अभी डिफाइन कराऊंगा मैं आपको, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी एक छोटी सी कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसका वजन, उसका मास कितना होगा। जैसे 1 लीटर पानी की बोतल है, उतने ही बड़े साइज का एक आप स्टोन ले लो और उतने ही बड़े साइज का आप एक परफ्यूम बोतल ले लें, तो आप देखेंगे जो स्टोन है वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा उतना ही बड़े साइज का, बिकॉज इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है और उसका मास हो गया ज़्यादा, वजन हो गया ज़्यादा, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी हाईएस्ट। और लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी होती है मीडियम, और परफ्यूम बॉटल सबसे लाइट होती है, सबसे हल्का वेट होता है, लेस होगी इसकी। इसके बाद फिलिंग कंटेनर। तो आप एक बकेट के अंदर सेम मास यानी 1 लीटर या 1 kg आप मिल्क ले सकते हैं, उतना ही 1 kg का आप एक स्टोन पीस ले सकते हैं, और 1 kg आप उसी के अंदर गैस भी ले सकते हैं। बकेट साइज का कोई कंटेनर उसमें आप रखें, तो बड़ी सी बकेट है 10 लीटर वाली, तो उसमें 1 kg आप रख रहे हैं तो सिर्फ बॉटम में आएगा, यानी कंटेनर को फिल नहीं करेगा। लिक्विड क्या होगा, पानी आप अगर 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर पानी डालेंगे वो भी बॉटम में आएगा, तो उसने भी कंटेनर को फिल नहीं किया। बट गैसेस को अगर आप कितने भी बड़े बर्तन में या कितने भी बड़े रूम में एक कॉर्नर में आप स्प्रे करते हैं, पूरे रूम में फैल जाती है। तो फिलिंग का कंटेनर इसमें तो लेस होता है, इसमें भी या तो आप नो लिख सकते हैं, यानी कंटेनर को नहीं भरता है वो, बट ये भर देता है कंटेनर को, यस। तो ये कंपैरेटिव स्टडी थी जिसकी वजह से आप सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट, ये जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, HIDDEN, हिडन यानी छुपा हुआ, गुप्त। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट 1 kg सॉलिड, सॉलिड का मतलब जैसे आइस, फ्रिज के अंदर आइस रखी रहती है, उस आइस को अगर आप फ्रिज से बाहर रख दें तो वो आइस हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में से मिलेगी। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे रूम के अंदर से या जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ से वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से वहाँ ठंडा ठंडा फील होगा चारों तरफ। तो वो जो एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब की, जिससे कि पूरी की पूरी 1 kg सॉलिड जो था, 1 kg आइस थी, वो पूरा 1 kg या 1 लीटर वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यानी नॉर्मल अर्थ के ऊपर करना, आपको हिल स्टेशन पे नहीं जाना है, वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, या कहीं ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर ही करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद आप फ्रिज से निकालते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह सेल्सियस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे पानी वो बदलता चला, यानी आइस से पानी में कन्वर्ट होता चला गया। तो वैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक आइस ही रहती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो। और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट था, ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर होगा पानी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी आइस मेल्ट होकर पानी बन जाएगी। और 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे नेगेटिव जाएगा, यानी -1 -2 -3 टेम्परेचर होगा, तो पानी से आइस बन जाती है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर ऑन विच वाटर starts boil is known as boiling point। और boiling point जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आ जाता है। तो अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ऐड 273, यानी 100 में 273 ऐड कर दिया तो 373 आ गया। अगर आपको गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में बदलना है तो 50 + 273 यानी 323 केल्विन आ गए। तो जो भी आपको टेम्परेचर दिया जाए सेल्सियस में, अगर उसको आपको केल्विन में बदलना है तो +273 करना है। और अगर केल्विन में पहले से ही दिया गया है आपको, अगर केल्विन में दिया गया जैसे 546 केल्विन दिया है और आपसे बोला है कि इसे सेल्सियस में बदलो, तो फिर आपको -273 करना है। तो आंसर आ जाएगा 273 सेल्सियस। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए प्लस होगा 273 और केल्विन से सेल्सियस बदलने के लिए माइनस होगा 273। तो ये था लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन लिक्विफाई गैसेस, यानी गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए दो चीजें, एक तो है बाई अप्लाइंग प्रेशर और दूसरा है रिड्यूसिंग टेम्परेचर। यानी प्रेशर इंक्रीज करें और साथ ही साथ टेम्परेचर को डिक्रीज करें, कम करें। प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर कम करना है तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे ये पिस्टन है सपोज, और इस पिस्टन के अंदर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ गैसेस के क्रिस्टल्स है। हम अगर पार्टिकल्स की काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पार्टिकल्स हैं गैस के। इसको हमने पिस्टन को प्रेस किया, ये हम हाथ से प्रेस करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं कंपनी के अंदर, जहाँ से ये लिक्विड में आप जो एलपीजी सिलेंडर आता है आपके घरों के अंदर, एलपीजी सिलेंडर को भी अगर आप हिला के देखें तो गैस फॉर्म में होता है। लेकिन जब रेगुलेटर ओपन करते हैं तो फिर उसमें से गैस निकलती है, वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर भरी हुई होती है। यानी एलपीजी सिलेंडर को अगर आप हिला के देखें तो लिक्विड की तरह, पानी की तरह कुछ हिलता है, लेकिन जब आप रेगुलेटर ऑन करते हैं तो गैस निकलती है। तो एक्चुअली क्या है, वो गैस थी जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट की। और कैसे कन्वर्ट की, अप्लाइंग प्रेशर, यानी इस पिस्टन से प्रेस किया तो ये जो 12 क्रिस्टल्स ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया था, जब इस पिस्टन को हम नीचे दबाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आ गया ये, और ये 12 क्रिस्टल्स थे। अब पहले 3 रो में थे 4 4 4, अभी 2 रो में दिख रहे हैं, यानी ये क्रिस्टल्स क्लोज हो गए, पास पास आ गए। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 6 6 यहाँ 4 4 दे रो में 6, यहाँ ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया था, यहाँ स्पेस हो गया कम। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। तो ये थी गैस और ये बन गया लिक्विड। अब अगर लिक्विड को और भी ज्यादा प्रेस करते हैं, पिस्टन से फिर से प्रेस किया, तो अब ये 12 पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आ गए, यानी सारे पास पास आ गए, यानी ये सॉलिड बन गया। क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा पास होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल ही पास पास होते हैं। तो उस तरह से हो गया। इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लिक्विड CO2। अगेन, if we apply pressure and reducing temperature, then the liquid CO2 will convert into solid CO2, and the name of the solid CO2 is dry ice। तो ये dry ice है
जो सॉलिड CO2 का नाम होता है, इसका नाम है सॉलिड CO2। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है जिसके अंदर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन के लिए जैसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ एक एरो है जिसे बोलते हैं फ्यूजन। तो व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इट इज नोन एज फ्यूजन। और फ्यूजन का आप एग्जांपल दे सकते हैं, सॉलिड फ्रिज के अंदर आइस होती है, लिक्विड यानी फ्रिज से आइस को बाहर निकाल के कुछ देर रख दो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आइस टू वाटर इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। तो डिफाइन करने को आए तो फ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर। सेकंड है सॉलिडिफिकेशन, जस्ट इसका उल्टा एरो लगा हुआ है सॉलिडिफिकेशन के लिए, यानी इसमें एरो नीचे से ऊपर था, सॉलिड से लिक्विड, इधर लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो है, यानी व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। यानी अभी जो पानी आपके पास है उसे आप फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में रखने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो आइस बन चुका है, तो वाटर टू आइस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिडिफिकेशन। इसके बाद नीचे देखते हैं आप सब्लिमेशन। ये दोनों एरो पे सब्लिमेशन है, ऊपर वाला एरो नीचे वाला एरो, यानी सॉलिड से गैस भी सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड भी सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन में दोनों ही चीजें होंगी, सब्लिमेशन चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। नॉर्मली आप देखें अगर पानी से आपको फ्रिज में आपका आइस रखी है उसको वेपर में चेंज करना है। वेपर का मतलब भाप। अगर पानी को भाप में कन्वर्ट करना है, फ्रिज के अंदर रखे हुए आइस को भाप में कन्वर्ट करना है, तो पहले आइस को आपको कन्वर्ट करना होगा पानी में, वाटर में, फिर वाटर को बॉयल करना होगा जिससे वो वेपर बनेगी। यानी पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बट सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल है ओडोनिल, जो रूम के अंदर रूम फ्रेशनर हम लगा देते हैं, या फिर नेफ्थिलीन बॉल या कैम्फर। ये आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे रखे रखे अपने आप धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कभी नहीं बदलता है। तो इसका एग्जांपल होगा नेफ्थिलीन बॉल या फिर कैम्फर। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो सब्लिमेशन के एग्जांपल है। तो सब्लिमेशन की आपको डेफिनेशन देनी है, when solid change into gas or vice versa without changing into liquid is known as sublimation। इसके बाद आता है वेपराइजेशन। वेपर मीन्स होता है भाप, यानी भाप में बदलना। तो लिक्विड जैसे पानी होता है, पानी को बॉयल करते हैं तो भाप में बदल जाता है, यानी वाटर टू स्टीम। स्टीम लिख दो या वेपर लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है, ये कभी कभी आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर से बिल्कुल चिल्ड पानी की बोतल निकाल के आप बाहर टेबल पे रख देते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं टेबल के ऊपर भी पानी बह रहा है और बोतल के ऊपर भी वाटर ड्रॉप्स जमा हो गए, पानी की बूंदें जमा हो गई बोतल के ऊपर, जबकि बोतल तो लीकेज था नहीं। तो वो पानी कहाँ से आया? एक्चुअली में वो पानी आया एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, हवा के अंदर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, हवा के अंदर जो नमी होती है, वो पानी की बोतल के कांटेक्ट में होकर जब हवा जाती होती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है और उसके अंदर जो वेपर यानी भाप फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में जो वाटर था वो ठंडा होके वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो व्हेन वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर या when gas change into liquid it is known as condensation। और वैसा ही सेम क्लाउड्स में भी होता है। यानी क्लाउड्स क्या है, जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो उससे वाटर बॉडीज जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, ओशियन है, सी है, रिवर है, उनका पानी भाप स्टीम बनता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर जाके धीरे धीरे वो ठंडा होता है, वो क्लाउड्स बन जाते हैं, यानी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है तो क्लाउड बन गए, बादल बन गए, उससे बारिश शुरू हो जाती है। तो कंडेंसेशन का एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल का बनना।
अगर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भूल जाओ तो आप लिख देना व्हेन वी कीप chilled water bottle on table, after some time we see some water drops will fall on the surface of the water bottle. This is known as a condensation process. इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। इसमें भी वेपर है, इसमें भी वेपर है, बट ये वेपराइजेशन है और दूसरा है इवेपोरेशन। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वेपराइजेशन हो या इवेपोरेशन है, सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के अंदर स्टीम बनेगी, भाप बनेगी पानी से, यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। बट वेपराइजेशन मतलब जैसे हम घर के अंदर चाय बनाते हैं तो दूध के अंदर दूध या पानी वगैरह चीज़ों को बॉयल करते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आपने सपोज 3 कप आपने डाला तो बाद में बॉयल होकर 2.5 कप ही बचेगा। हाफ कप कहाँ चला गया? वेपर बन गया, क्योंकि आपने पानी को बॉयल किया था या चाय को बॉयल किया था। तो बॉयल करने से वेपर हो जाता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाए उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। या कोई भी लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मिल्क के लिए बॉइलिंग पॉइंट कुछ कम हो सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये तो हो गया वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट। बट इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन का मतलब होता है कि आप देखते हैं जैसे कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद हम कपड़ों को बाहर सुखा देते हैं, खुले में किसी तार पे डाल देते हैं, किसी रस्सी पे डाल देते हैं कपड़ों को। कुछ टाइम बाद वो सूख जाते हैं तो उनका पानी कहाँ चला गया? पानी कहाँ चला गया? तो पानी तो भाप बन गया, स्टीम बन गया, वेपर बन गया। लेकिन पानी को वेपर बनने के लिए तो उबालना था, कपड़ों को तो हमने उबाला नहीं, फिर वो वेपर कैसे बना? तो ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे भी वेपर बन जाता है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो टेम्परेचर हमारी अर्थ का है, जैसे गर्मी के मौसम में 35-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, और सर्दी के मौसम में 25, 20, 15, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट यानी कपड़ों को सुखाया जा रहा है, तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट सूख रहे हैं, यानी उबालना नहीं पड़ रहा है उन्हें। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस in which liquid change into gas below the boiling point. और सेम डेफिनेशन इसकी वेपराइजेशन इज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, बट यहाँ बिलो बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे आएगा एट बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा, यानी इसमें उबालना होगा, इसमें उबालना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़ों को सुखाना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट्स, इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिव इवेपोरेशन। यानी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ये इवेपोरेशन है, वेपराइजेशन नहीं है, क्योंकि वेपराइजेशन में तो बॉयल करना था, आपको उबालना था, बट यहाँ इवेपोरेशन है, बिना बॉयल किए हुए कैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, दूसरा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तीसरा डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, फोर्थ है इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, लास्ट वाला इंक्रीज है, बस एक डिक्रीज है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या है? यानी सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दें तो लिक्विड से गैस फास्टर स्पीड बढ़ जाएगी लिक्विड से गैस बनने की। कैसे बढ़ जाएगी स्पीड गैस बनने की? इसके लिए यही है कि जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, किसी कपड़े को अगर आप बाहर रस्सी पे डालते हैं सुखाने के लिए, अगर आप उसको पूरी तरह फैला देंगे तो जल्दी सूखता है। अगर आपने फैला नहीं, ऐसे इकट्ठा करके डाल दिया तो उसको टाइम लगेगा सूखने में। तो इससे पता चला है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन की स्पीड फास्ट होगी। या फिर एक बाल्टी पानी आप लेते हैं और उसे रख देते हैं इवेपोरेशन की उम्मीद में कि कब इसका इवेपोरेशन होगा, कब इससे स्टीम बन के उड़ेगी, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। ये कई दिन लग जाएंगे उस बाल्टी को, पानी को हो सकता है महीनों भी लग जाए। धीरे धीरे बाल्टी का पानी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और महीनों में जाके बाल्टी पूरा सूखेगी।
लेकिन अगर उसी बाल्टी के पानी को आप पूरे घर के अंदर पोछा लगा दें एक बाल्टी पानी से, और फिर पोछा देके कितनी जल्दी सूख जाता है, 10-15 मिनट में पूरा पोछा सूख जाएगा। जबकि एक बाल्टी पानी वैसे आपने रखा तो टाइम लगा महीनों, एक बाल्टी पानी आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यानी पूरे रूम्स के अंदर पोछा लगाया आपने पूरे घर में 4-5 रूम्स के अंदर उसी पानी से, तो वो जल्दी से सूख गया। तो यानी वो वाटर वेपोरेट, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वेपोरेशन फास्ट हो गई। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब यही है कि गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दी के मौसम में कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। इसके बाद डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, हवा के अंदर जो नमी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़ों को सुखाने में एक दिन, कभी कभी पूरे दिन में सूख भी नहीं पाते, कभी कभी 2 दिन में जाके सूखते हैं कपड़े, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो डिक्रीज करना है इसलिए ह्यूमिडिटी, डिक्रीज ह्यूमिडिटी कब होगी, गर्मी के मौसम में, तो इसलिए जल्दी सूखेंगे। इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड का मतलब ये है कि घर के अंदर जब पोछा लग जाता है तो उसके बाद उसे सुखाने के लिए फैन चला देते हैं। अगर फैन नहीं चलाएंगे तो देर से सूखेगा, और अगर फैन चला देते हैं तो जल्दी से सूख जाता है। तो ये हो गया इंक्रीज इन विंड स्पीड, क्योंकि फैन जो होता है विंड देता है, हवा देता है, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे पहला है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, यानी गर्मी के मौसम में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो सूती जो कपड़ा होता है कॉटन क्लॉथ्स, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, यानी पसीने का गुड एब्जॉर्बर होता है, अच्छे से पसीने को सोख लेता है। और जब पसीने को कपड़े ने सोख लिया तो कुछ टाइम में क्या होगा, वो पसीना धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, यानी पसीना क्या था, लिक्विड था, वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो ये कंडीशन हुई। यानी जब पसीने को सोख लिया, उसने एब्जॉर्ब किया स्वेट को, स्वेट क्या था, लिक्विड था, तो उससे गैस में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा पॉइंट इसमें आएगा ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दो साइंटिफिक वर्ड आपको जरूर डालने हैं, तभी एग्जामिनर या टीचर आपको मार्क्स देंगे, अदरवाइज तो मार्क्स कट होंगे, क्योंकि साइंटिफिक आंसर देना, जनरल आंसर नहीं देना है। तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, यानी कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला, सोखने वाला होता है पसीने को। और स्वेट इज अ लिक्विड फॉर्म, और स्वेट चेंज इनटू गैस, यानी लिक्विड गैस में चेंज हो गया, यानी स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज हुआ तो स्टेट चेंज होने के लिए आपने पढ़ा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, मैंने डेफिनेशन बताई थी कि हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन heat energy will absorb from our body and we feel cool। यानी जब हम कॉटन के क्लॉथ पहनेंगे तो कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है पसीने का, वो पसीने को सोखेगा, पसीना धीरे धीरे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, यानी स्टेट चेंज हो गई। जब भी स्टेट चेंज होती है तो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो हीट एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारी बॉडी से आएगी, इसलिए हीट एनर्जी बॉडी में से निकली तो हमें ठंडा फील हुआ। दूसरा क्वेश्चन, why do we see water dropping out of the outer surface of glass containing ice cold water। यानी एक ग्लास है, ये ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, चिल्ड वाटर, जिसके अंदर आइस के पार्टिकल्स भी हैं, यानी बर्फ और पानी, आइस एंड वाटर भरा हुआ है। तो पानी की जब हम ग्लास को रख देते हैं तो उसके बाहर कुछ पानी की बूंदें जमा हो जाती है, ऐसे यहाँ पे। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, तो ये तो मैंने आपको कंडेंसेशन प्रोसेस में बताया था, जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन भी ऐसे होता है कि जब ये ठंडे पानी का ग्लास रखा हुआ है तो बाहर से जो एयर इस ग्लास के कांटेक्ट में आ रही है, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका मॉइस्चर, वो एयर ग्लास के कांटेक्ट में आके ठंडी हो जाती है, तो उसका मॉइस्चर या उसकी ह्यूमिडिटी या उस एयर की नमी इस ग्लास के साथ चिपक जाती है, तो वो पानी की बूंदों की फॉर्म में चिपक जाती है, बाहर की हवा की नमी। ये होगा इसका आंसर, ड्यू टू कंडेंसेशन। डिटेल में लिखना, अगर वन वर्ड आंसर आए तो ड्यू टू कंडेंसेशन लिखो। डिटेल में लिखना है तो द एयर कम इन कांटेक्ट ऑफ द चिल्ड वाटर ग्लास एंड
वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? यानी गर्मी के मौसम में जब हम फैन चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, सीलिंग फैन या टेबल फैन, वो तो गर्म हवा देता है, जबकि अगर हम कूलर चलाते हैं तो उससे ठंडी हवा निकलती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कूलर के अंदर पानी भरा हुआ होता है और वो पानी जब आप कूलर कुछ घंटे चला लेते हैं तो पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप रात में सोते रहते हैं, सडनली रात को 1-2 बजे आंखें खुलती हैं, गर्म हवा आ रही है क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। फिर आपके पेरेंट्स या खुद आपको उठ के पानी भरना होता है, तो वो पानी बार बार इस तरह ख़त्म होता रहता है डे टाइम में या नाइट टाइम में। तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म था वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ भी यही 2 पॉइंट है, चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड टू गैस, यानी यहाँ पे लिक्विड से गैस में पानी कन्वर्ट हुआ, और जब लिक्विड से गैस में पानी कन्वर्ट हुआ तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन यानी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। और हीट कहाँ से मिलेगी? रूम के अंदर की जो हीट है वो मिलेगी, वो रूम के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे रूम ठंडा हो जाएगा। तो इसका भी आपको डिटेल में आंसर लिखना है। Desert cooler cool better in a hot dry day because the water which is filled in the tank of the cooler convert into gas. This is the change of state from liquid to gas, and by the latent heat of fusion, it absorbs the heat energy from inside the room, यानी रूम के अंदर की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी यही था, कॉटन क्लॉथ वाले में, इसमें भी यही है। ये तीनों साइंटिफिक लिखने हैं। इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी इनसाइड द रूम सो द रूम विल कूल, इसलिए रूम ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के मौसम में अगर आप किसी प्लास्टिक की बोतल में पानी रख देते हैं तो गर्म हो जाता है, किसी और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पानी रखते हैं वो भी गर्म हो जाता है, जबकि मिट्टी के मटके में अगर आप पानी रखते हैं, अर्दन पॉट में अगर आप पानी रखते हैं, वो ठंडा होता चला जाता है, गर्म नहीं होता। वो क्यों? तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर हेयर्स हैं, इनमें पोर्स हैं जहाँ से स्वेट यानी पसीना निकलता है, वैसे ही जो मटके अर्दन पॉट है उनके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनमें से पानी बूंदे बन के गिरता तो नहीं है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है, जिससे आउटर सरफेस जो होगा बर्तन का, जो आउटर सरफेस होगा अर्दन पॉट का, अर्दन पॉट यानी अर्दन पॉट इस फॉर्म में होगा मटका, और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये पानी, ये छोटे छोटे पोर्स है जिसमें से पानी की बूंदें बाहर तो नहीं गिर रही हैं, बट बाहर के सरफेस को गीला किया हुआ है, मॉइस्ट किया हुआ है इसने, बाहर का सरफेस गीला है, और बाहर का सरफेस गीला है तो जो गीला सरफेस है, जो मॉइस्ट है, वो मॉइस्ट हमेशा एयर में उड़ता रहता है, यानी लिक्विड यहाँ से वेपर में कन्वर्ट होती जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड चारों तरफ, और जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ भी स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी कहाँ से आएगी? मटके के अंदर से आएगी, जिससे मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। Why does your palm feel cold when it puts some acetone or petrol or perfume on it? यानी अपने हाथ की हथेली पे यहाँ अगर आप कुछ पेट्रोल रख लें या एसीटोन रख लें या परफ्यूम की कुछ ड्रॉप्स रख लें, या जो रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है लिक्विड, उसे रख लें तो आपको ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, पेट्रोल या जो भी आपने हाथ पे रखा हुआ है, तो यहाँ भी स्टेट चेंज हुई, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और जब स्टेट चेंज हुई तो ड्यू टू लेटेंट ऑफ फ्यूजन इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड, यानी हमारे हाथ से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, इसलिए हमारा हाथ ठंडा फील होगा। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than cup? यानी अगर आप चाय कप में चाय पीते हैं तो ठंडे होने में चाय को टाइम लगता है, अगर आप सॉसर में यानी प्लेट में या तस्तरी में अगर चाय को डाल लें तो चाय को आप जल्दी जल्दी पी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी अगर आप ये कप है एक, इस कप में अगर आप चाय पीते हैं, या फिर ये एक सॉसर है इसमें चाय पीते हैं, ये सॉसर में चाय भरी हुई है, ये कप में चाय भरी हुई है, तो किस में चाय आप जल्दी पी लेंगे?
सॉसर से चाय जल्दी पी लेंगे बिकॉज सॉसर का सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो मैंने एक टॉपिक बताया था फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो फिर इवापोरेशन फास्ट होगा, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसमें आप जल्दी पी लेंगे। इसमें सरफेस एरिया कम है तो चाय को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसमें आप धीरे धीरे चाय पियेंगे। इस तरह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।